Hello dear friend, welcome to Pharmacom channel. Today we will discuss about relative strength of acid and base. यानी कि आपने देखा होगा कुछ एसिड आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड आपके वीक होते हैं, और सिमिलर बात होती है बेस के लिए। कुछ बेस आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ बेस आपके वीक होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है? इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आने वाला जो हमारा टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, वहां पे हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में टाइट्रेशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग के साथ, स्ट्रॉन्ग का वीक के साथ और वीक का वीक के साथ। तो उसको शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे डिसाइड किए जाते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के बारे में। आपको वैसे तो डेफिनेशंस बताई दी गई हैं, सभी थ्योरीज के बारे में आपको बता दिया गया है, जैसे कि आर्रीनेस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी, लेवाइस थ्योरी, उसानोविच एंड लक्सफेल्ड थ्योरी। एसिड बेस को जानने के बाद हम जान लेते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के बारे में। तो टॉपिक आपका क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, आप सभी को पता है जब भी कोई एसिड आपका किसी सोलवेंट में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl को अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो H+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, अब ये जो कैपेबिलिटी है जो H+ डोनेट करना है या H+ में टूटना है, इसी पर आपके एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ना। स्ट्रेंथ ही तो होती है, शक्ति होती है, अक्षमता। जिसकी अक्षमता ज्यादा होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी अक्षमता कम है वो वीक होगा। अक्षमता का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इस स्ट्रेंथ पर आपका एसिड बेस डिपेंड करता है, यानी कि जो H+ जल्दी दे देगा, यानी कि HCl को आपने वाटर में डाला और एकदम से वो टूट गया, कंप्लीटली टूट गया। ठीक है, कुछ भी अनआयोनाइज्ड नहीं बचा, कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो चुका है, तो दैट मीन वो स्ट्रॉन्ग है। अगर उसी की जगह पे आपका एसिटिक एसिड है तो वो कंप्लीटली नहीं टूटेगा। ठीक है, कंप्लीटली नहीं टूटेगा, पार्शियली टूटेगा, है ना। कुछ आपका हिस्सा अनआयोनाइज्ड रह जाएगा, कुछ आपका हिस्सा आयोनाइज्ड हो जाएगा। तो दैट मीन अगर मैं HCl और एसिटिक एसिड का कंपैरिजन करूं तो HCl एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में जल्दी टूट जाता है, कंप्लीटली टूट जाता है। तो HCl यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, है ना। एसिड और बेस की जो है, सॉरी हम एसिड पढ़ रहे हैं, तो एसिड की जो कैपेबिलिटी होती है हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की या प्रोटॉन डोनेट करने की, उसी पर एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है एनी एसिड दैट गिव्स ऑफ ए प्रोटॉन इन सॉल्यूशन मोर इजियर देन द अदर इज स्ट्रॉन्गर। यानी कि आप कहीं दो एसिड का कंपैरिजन कर रहे हो, इन दोनों में से जो भी जल्दी क्या करेगा या कंप्लीटली क्या करेगा? प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। जैसे कि हमने HCl और एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया है, तो HCl क्या है? जल्दी कर देता है। तो HCl क्या है? आपके एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यही बताना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के कंपैरिजन में क्या करता है? जल्दी प्रोटॉन को डोनेट कर देता है ना। नाइट्रिक एसिड को टाइम लगता है डोनेट करने में, तो क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा है ऑन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड इंक्रीजेस। यानी कि जब आपका एसिड डिक्रीज होता है, सॉरी डिसोसिएट होता है, ठीक है, आप उसको वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यानी कि जो एसिड के टूटने की दर है, ठीक है, जो रेट है, वो क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी कि एसिड आपका रखा है, मान लेते हैं आपके बोतल में एसिड रखा है, अभी वो डाइल्यूट नहीं हुआ, यानी कि वाटर के सोलवेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं आया, तो वहां पर डिसोसिएशन नहीं है। HCl अगर रखा है तो HCl ही रहेगा, लेकिन अगर वो किसी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे कि वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है, तब जाके क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अपने आयनों में टूटता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पर डिपेंड करती है? डाइल्यूशन पर। ठीक है, वेयर बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन आल्सो इंक्रीजेस। ज्यादा टूटेगा तो H+ आयन ज्यादा निकलेंगे, कम टूटेगा तो H+ आयन कम निकलेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूशन फिर क्या होती है? एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। समझ रहे हो बात को? जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है सॉल्वेंट के, तो क्या होता है? आयोनाइजेशन होता है, जिससे क्या होता है? कंपाउंड आपका स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है,
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, आपके सभी कंपाउंड का डिसोसिएशन इक्वल हो जाता है, तो वहां पर सभी के सभी एसिड क्या हो जाते हैं, आपके स्ट्रॉन्गर कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, डाइल्यूशन ज्यादा है तो डिसोसिएशन ज्यादा है, डिसोसिएशन ज्यादा है तो H प्लस आयन ज्यादा निकलेंगे, H प्लस आयन ज्यादा निकल रहे हैं तो दैट मीन वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब चौथा पॉइंट यहां पर लिखा है, द स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड आर रिवर्स्ड टू ईच अदर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, HCl है आपका, इसका हमने डाइल्यूशन किया, ठीक है, डाइल्यूशन मान लेते हैं वाटर के कांटेक्ट में किया, तो ये क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, यानी कि डाइल्यूशन ज्यादा है तो आयनाइजेशन ज्यादा हो रहा है। समझ रहे हो बात को? अब ये कह रहा है कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ, यहाँ पे आपने क्या जाना, डाइल्यूशन ज्यादा है, डिसोसिएशन ज्यादा है, तो ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा H प्लस दे रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि इस कंटेनर में, मान लेते हैं ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर आपने HCl को डाला, इसमें आपका H प्लस और Cl माइनस बन गया। अगर इस कंटेनर में HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स आयन, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर डिसोसिएशन कम हुआ है, क्योंकि वो कंप्लीटली टूटा ही नहीं है, इसी वजह से वहां पे एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। समझ रहे हो बात को? ये फॉर एग्जांपल है, जस्ट एन एग्जांपल है। HCl वैसे आपका कंप्लीटली टूट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे बस यही समझाया जा रहा है कि डाइल्यूशन के बढ़ने पर डिसोसिएशन बढ़ेगा और डिसोसिएशन के बढ़ने पर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ने पर एसिड क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ने पर आपका डिसोसिएशन कम होता है, कंसंट्रेशन कब ज्यादा होगी, जब डिसोसिएशन पूरा नहीं हुआ है। तो कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ क्या होती है, एक दूसरे के रिवर्स्ड होती है। इसके बाद वेयर यहाँ पे लिखा है आपका, एज स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के साथ स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वेयर एज जबकि कंसंट्रेशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। समझ रहे हो? तो कंसंट्रेशन क्या होगी, आपकी घटेगी। मान लेते हैं यहाँ पे आपने इसको 5 ml लिया है, ठीक है, अब डाइल्यूशन हुआ है तो ये आपका टूटना शुरू होगा, मान लेते हैं 2 ml ये बन गया, 2 ml ये बन गया, अब यहाँ पर कितना बचा, 1 ml, क्योंकि 4 ml तो आपका टूट चुका है, आयोनाइज हो चुका है। अब ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या होगी, आपकी घटती जाएगी। ठीक है, और डाइल्यूशन हुआ, मान लेते हैं 2.5, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो डाइल्यूशन के साथ आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बट डाइल्यूशन के साथ आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ के, ठीक है, बट डाइल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगी और डाइल्यूशन बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है आपका, आगे लिखा है आपका, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर या डोनेट H प्लस आयंस या प्रोटॉन टू फॉर्म कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है एसिड के नेचर पर, कि वो कब अपने आयनों में टूटे और कब कॉन्जुगेट बेस बनाए। आप सभी को पता है, ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी कहती है कि हर एक एसिड के पास में अपना कॉन्जुगेट बेस होता है। जैसे कि आपका HCl है, ये आपका टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो ये Cl माइनस जो है ये क्या है, आपका कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं। आगे चल के ये H प्लस के साथ में रिएक्शन करके दोबारा HCl बना लेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। तो इसी प्रक्रिया पर, यानी कि ये प्रक्रिया आपकी कितनी जल्दी हो रही है, यानी कि ये अपने आयन में, अपने आयनों में कितनी जल्दी टूट रहा है, उसी पर डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, अगर ये जल्दी टूट गया, यानी कि आयोनाइजेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली हो चुका है, तो दिस इज स्ट्रॉन्गर। अगर आयोनाइजेशन आपका पार्शियली हुआ है, कम हुआ है, तो वो आपका क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर आपका टेक्निकल पार्ट शुरू होता है। आपका एक एसिड है HA, जो कि एक मोनोप्रोटिक एसिड है। मोनोप्रोटिक एसिड क्या होता है, जो कि एक प्रोटॉन, ओनली 1 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो ये आपका मोनोप्रोटिक एसिड है। ये जब वाटर के कांटेक्ट में आता है, जब इसका डाइल्यूशन होता है, तो ये आपके हाइड्रोनियम आयन और A माइनस में टूट जाता है। यहाँ पे A माइनस क्या है, आपका कॉन्जुगेट बेस है, जैसे कि यहाँ पर आपका Cl माइनस है। ठीक है, अब आपको पता है
हाइड्रोनियम आयन तो सिर्फ एक कल्पना है या सॉरी एक कॉन्सेप्ट का हिस्सा है किसका, ब्रोनटेन लोरी का। अदरवाइज आपका हाइड्रोनियम आयन हम मान सकते हैं H+ की तरह। तो आपकी रिएक्शन कैसे हो जाएगी, Ha+H2O, ये क्या देगा आपका H+ एंड A-, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है आपका जो ये वाटर का पार्ट है ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। वाटर तो आपका कांस्टेंट रहेगा किसी भी रिएक्शन में, तो वाटर को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं तो आपका H+ और A- ही बचता है। अब अगर ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है, यानी कि इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाती है, आपको पता है, आपको मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन बता रखा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो सब निकालना आपको आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपकी रिएक्शन क्या हो चुकी, इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो यहाँ पर एसिड का डिसोसिएशन क्या होगा, जिसको हम Ka से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है आपके H+ और A-, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है आपका एसिड, जो कि क्या है Ha। तो इस तरीके से हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। K को भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आपने क्या निकाला, K का मतलब क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ A-, मान के चलिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके Ha, यानी कि एसिड की कंसंट्रेशन के। Ha, ठीक है। अब यहां से आपके लोग क्या सीख रहे हैं, H+ और A- तब ज्यादा होंगे जब Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, या Ka की वैल्यू जब ज्यादा होगी जब आपके H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन निकलता है कि अगर Ka आपका ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग होगा आपका एसिड, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, मान लेते हैं ये आपके सामने Ha1 और Ha2, आपके सामने दो एसिड है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लेते हैं 1 है, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लेते हैं इसको A2, A1, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका है 0.5, ठीक है। तो ज्यादा किसका है, Ha1 का, तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा आपका Ha1, और वीक कौन है इसके कंपैरिजन में Ha2, यानी कि Ka की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी कम होगी वो वीक होगा, यानी कि स्ट्रेंथ डिपेंड करती है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पर, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि हमारा pH होता है, pH इज इक्वल टू माइनस log H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो आपका आता है 1 डिवाइडेड बाई log H+ आयन कंसंट्रेशन, यानी कि H+ जितने ज्यादा होंगे pH आपके उतने ही कम होगी। यही तो यहाँ पे कंक्लूजन निकल रहा है, यानी कि pH इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H+ कंसंट्रेशन, ऐसे मान लीजिए। यानी कि H+ की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, यानी कि H+ जो जितना ज्यादा देगा उसकी pH उतनी कम होगी। कम होने का मतलब है वो 0 के उतनी नजदीक होगा, जिसकी pH 0 के नजदीक होगी वो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। जिसकी pH जितनी ज्यादा होगी, pH कब ज्यादा होगी, जब H+ की कंसंट्रेशन कम होगी, है ना, तो आपका बेस एसिड क्या होगा, वीक होगा, आपको pH स्केल में 7 के नजदीक दिखेगा आपको। ये बात समझ गए। इसी तरीके से आपका होता है pKa, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसका मतलब क्या है, ये आपका होता है, वैसे तो आपका ये, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो माइनस log Ka, जैसे कि आपका pH का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे भी आपका आता है pKa इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई log Ka। यहाँ पे भी आपको दिखता है कि pKa आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Ka के, यानी कि Ka के बढ़ने पर तो स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, लेकिन pKa के बढ़ने पर स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, घटेगी, या pKa के घटने पर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तक यहाँ पे हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आपके एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं कंपैरिजन करूं, अगर कोई एसिड है आपके पास में A और B, और Ka इसका ज्यादा है और Ka इसका कम है, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है आपका, A है, ठीक है। साथ में हमने समझा जो pKa है आपका, ठीक है।
अगर ये ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी, रिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपका थर्मल मेथड है जो कि थॉमसन ने दिया था, ठीक है। वहां पर हम हीट देखते हैं या उसकी टेम्परेचर देखते हैं कि कितना टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो अलग मेथड है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरा मेथड आपका होता है वॉल्यूम मेथड, उसमें हम लोग वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है, कि आपकी वॉल्यूम कितनी घट रही है, ठीक है, बेसिकली टाइट्रेशन के दौरान हम लोग करते हैं। तीसरा आपका होता है ओस्टवार्ड डिसोसिएशन मेथड। इसमें क्या होता है, हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं आपका HA1 है और HA2 है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका आ जाता है KA1 और इसका आ जाता है KA2, ठीक है। ज्यादा डिटेल में कैलकुलेशन करके कोई फायदा नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस आपको क्या समझना है कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है, इसका ये है, इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा, मान लेते हैं इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है 5 और इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 3, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है आपका, HA1 है, और वीक कौन है आपका, HA2 है। तो यही आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना चाहता है। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको दोनों रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। जिसका भी ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका कम होगा वही आपका वीक होगा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस के बारे में, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा आपका, बस वहां पर हम लोग बेस का एग्जांपल लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।